So here is the question. The question says, let f is a differentiable function. ठीक, f क्या differentiable function है. Somewhat the concept of differentiability is also involved in this question of continuity, right? So it can even be said as a question, a mix up from the continuity and differentiability, right? So it is a differentiable function in the interval open a से लेकर के open b. open a से लेकर के open b में f एक differentiable function है and we have been asked to find which of the following statement is true. इनमें से कौन सी statement true है. तो चलिए ये तीन बातें दी गई हैं, एक एक करके बात करते हैं और ऑप्शंस आपके सामने ABCD दिए गए, हमने बताना है कौन सा ऑप्शन सही है. तो फर्स्ट इज f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल क्लोज्ड a से क्लोज्ड b. f कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड a से क्लोज्ड b में, ऐसा कहा गया. ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. कैसे? आप ध्यान से देखें दोस्तों, अगर मैंने एक फंक्शन माना fx इज इक्वल टू लेट अस से 1/x, मैंने एक फंक्शन माना fx इज इक्वल टू 1/x. क्वेश्चन ने कहा, मैं मान सकता हूं कोई भी एग्जांपल, क्वेश्चन ने कहा वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन a से ओपन b में. लेट अस से आई एम टेकिंग इन द इंटरवल, मैंने ओपन a से ओपन b में मैं कुछ फंक्शन fx को मैंने 1/x मान लिया, जैसे कि मैं 0 से लेकर के 1 में मान लेता हूँ. ठीक है, तो 0 से लेकर के x बिलोंगिंग टू ओपन 0 से लेकर के ओपन 1 में. हम सब जानते हैं 1/x का जो ग्राफ है, fx इज इक्वल्स टू 1/x का जो ग्राफ है वो हम बना सकते हैं इजीली. देखिए ध्यान से दोस्तों, लेट मी टॉक अबाउट दिस ग्राफ इन दिस इंटरवल 0 से लेकर के 1 में. ये रहा कहीं ना कहीं 0. हम जानते हैं जो ग्राफ होता है 1/x का वो इस तरीके से चला जाता है. ठीक है ना, कहीं ना कहीं यहाँ पर 1 आ जाएगा. दिस इज 1,0 एज दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस. करेक्ट. तो 0 से 1 में और 1 पर वैल्यू हम जानते हैं 1/x की इनपुट करेंगे तो आउटपुट जो है 1 ही तो आएगा. तो 0,1 आ गया. So I am interested here in the graph in this region only. Which region I am talking about? Only this particular region. This one. The one I have shaded. ठीक है, चलो अब ध्यान से देखें दोस्तों, क्या ये डिफरेंशिएबल है? Yes, it is differentiable. It is differentiable in the interval x belonging to open 0 से लेकर के open 1. क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? यस, इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस. कोई भी फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टिन्यूअस तो होता है, लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा? इट इज कॉन्टिन्यूअस, एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल क्लोज्ड ए से क्लोज्ड बी. ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां कहा गया मस्ट बी ट्रू. ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि क्लोज्ड 0 से क्लोज्ड 1 में, अरे भाई 0 तो इसकी डोमेन में नहीं आ रहा है. 0 does not lie in the domain. इसकी डोमेन में ही नहीं लाई कर रहा है, इसकी फंक्शन की 1/x की. तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो कंफर्म है गलत हो. ठीक, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है. आई एम श्योर दिस ऑप्शन इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सेकेंड बात क्या दी गई है? f is bounded in the open interval closed open a से open b. अब बाउंडेड फंक्शन होता है एक ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू दो फाइनाइट क्वांटिटीज के बीच में लाई कर रही है. अब हमने देखा अगर हम x बिलोंगिंग टू ओपन 0 से ओपन 1 में बात करेंगे तो fx की वैल्यू बिलोंग टू ओपन 1 से लेकर के इंफिनिटी आ रही है, क्योंकि ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है. x इक्वल टू 1 पर वैल्यू 1 आ रही है और पीछे से वैल्यू इंफिनिटी से लेकर के 1 पर गिरती चली जा रही है. तो क्या ये बाउंडेड है? नॉट एट ऑल, नॉट बाउंडेड. ये बाउंडेड तो नहीं है, और क्योंकि बाउंडेड नहीं है मतलब अनबाउंडेड फंक्शन है. तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी क्या हो गया? गलत हो गया. स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो सही नहीं है. यहां तक बात समझ में आ गई मेरी? ठीक है, अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 पर. अब कायदे से तो चतुराई या ट्रिक तो इस बात में, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 सही नहीं है और सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है ये, तो कंफर्म है
आंसर इसका ओनली ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहां तक तो बात समझ में आती है। आंसर है ऑप्शन नंबर यानी ओनली 3 सही हो जाएगा। लेकिन अब सवाल है कॉन्सेप्चुअली ये जानना कि ये बात सही कैसे है, उसके लिए भी पढ़ लेते हैं। अब देखिए दिया गया है इफ ए इज लेस देन a1 इज लेस देन b1 इज लेस देन b, ठीक, a1 b1 b इन सबके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाली गई, कंडीशन डाली गई, एंड f ऑफ a1 इज लेस देन 0 इज लेस देन f ऑफ b1, मतलब b1 पर जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की वो पॉजिटिव है, a1 पर जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू नेगेटिव है। क्लियर हो गई? तो ऑब्वियस है b1 पर वैल्यू a1 से ज्यादा बड़ी आ जाएगी। तो देन देयर इज अ नंबर c का, देन एक नंबर c है सच दैट, जो c है उन दोनों नंबर्स a1 और b1 के बीच में लाई करेगा जहां पर c पर वैल्यू 0 आ रही है। अब इसका तो समझने के लिए बहुत आसान तरीका है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, IMVT। आई एम श्योर आप सभी ने पढ़ी होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट IMVT, इंटरमीडिएट वैल्यू मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए ध्यान से, आते हैं यहां तक तो बात हमें स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 फॉल्स है, हमने ये बात प्रूव कर ली यूजिंग दिस एग्जांपल। स्टेटमेंट 3 हमने कहा ट्रू है, कैसे? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगा दी। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहती है अब अपने आप को, अपने को? क्वेश्चन ने कहा क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, क्वेश्चन ने कहा क्योंकि fx इज डेरिवेबल, fx क्योंकि डेरिवेबल है, जो कि इंप्लाई करता है fx इज कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, हमें दिया गया, क्या दिया गया? f ऑफ a1 इज लेस देन 0 इज लेस देन f ऑफ b1, ठीक, और a इज लेस देन a1 इज लेस देन b1 इज लेस देन b, इन सबको जिस ऑर्डर में हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट नंबर 3 में दिया हमने प्लॉट कर लिया। ये a रहा, ये a1 है, ये b1 है और ये b है। a1 पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, b1 पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हमें कहती है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कोई ब्रेक नहीं आ रहा है, यानी उसके अंदर में पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही, यानी कि तो a1 से b पर जाने के लिए अगर a1 पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, b1 पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो कंफर्म है वो fx का जो ग्राफ है एटलीस्ट एक बार x एक्सिस को काटेगा। आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, देखो ध्यान से, ये बात मैं यहां लिख दे रहा हूं, दोबारा बोल दे रहा हूं कि अगर a1 पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, b1 पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो ग्राफ की पॉसिबिलिटी a1 पर लेटर से नेगेटिव ये रहा, b1 पर वैल्यू लेटर से पॉजिटिव ये रही। हमें नहीं पता क्या पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव, लेकिन अगर है पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, तो यहां से यहां जाने के लिए हो सकता है उस ग्राफ ने ये रास्ता अपनाया हो, क्योंकि फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है, या हो सकता है उसने यहां से लेकर के यहां पर ये रास्ता अपनाया हो। ये ए वैल्यू है, ए पर a1 पर बात कर रहे हैं और ये b1 पर बात कर रहे हैं। या हो सकता है उसने क्या रास्ता अपनाया हो सकता है ये a1 है और ये b1 है, यहाँ पर यहां से लेकर के इस तरीके से इस तरीके का कुछ रास्ता अपनाया है। यानी किसी भी केस के अंदर में अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, a1 पर नेगेटिव b1 पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, while moving from positive to negative value or negative to positive value, the graph must cut the x-axis, must cut the x-axis at least once, at least once, कम से कम एक बार तो काटेगा ही काटेगा। मस्ट कट की बजाय विल कट दी एक्स एक्सिस, मैं ऐसा लिख सकता हूं, मेरी बात समझ में आती है? विल कट दी एक्स एक्सिस एट लीस्ट वंस। तो वही बात की गई थी स्टेटमेंट नंबर 3 में दोस्तों, ध्यान से देखें कि देयर इज अ नंबर सी सच दैट, और वो सी a1 और b1 के बीच में लाई करेगा, मस्ट कट दी एक्स एक्सिस एंड सच दैट जो सी है वो बिलोंग करेगा a1 से लेकर के b1 के बीच में। ये भी अंडरस्टूड है बात, ये हमने देख लिया किसी भी केस के अंदर में, किसी भी एग्जांपल के अंदर में, तो यही लिखा है यहाँ पर कि सच दैट c बिलोंग्स टू a1 से लेकर के b1 एंड f ऑफ c इज इक्वल टू 0। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। तो यहाँ तो हमने कॉन्टिन्यूटी की सिंपल डेफिनेशन का ही इस्तेमाल किया। आई एम श्योर दिस क्वेश्चन इज अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू
and it was an application. The statement number 3 was an application of the intermediate value theorem, or one of the good definition of the the property. It is a property or a definition of the continuity.